गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके टेक्स्ट हनी ड्यू से चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक और पास्ट का मतलब होता है जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं यानी भूतकाल में। तो हम यहाँ पे जो चैप्टर है ये उस ज़माने के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारे देश में कैसे अंग्रेज आए और उन्होंने अपना जो एक्सपेंशन है जगह जगह पे कब्ज़ा करना वो शुरू किया था। ये लेसन जो है द लेसन गिव्स अस अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। ये जो चैप्टर है ये हमें कुछ शॉर्ट वे में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में हमें बताता है कि कैसे जो घटनाएं हुई थी 1757 से लेकर के 1857 के बीच में। ये हमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है जिसने बहुत सारे आंदोलन जो होते हैं उनको पैदा किया, जिसकी वजह से हमारे देश में रहने वाले लोगों के दिल में देश की भावना पैदा हुई, कैसे वो अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए एकजुट हो जाते हैं, वो सारा यहाँ पे बताया गया है। ये हमें झलक दिखाता है कैसे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो कैसे हमारे देश में आती है और अपने पावर को पूरे इंडिया में उन्होंने एक्सपैंड किया, कैसे हमारे इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया, उनका शोषण किया। और इतना ही नहीं, हमारे जितने भी ज़मींदार थे उनसे उनकी ज़मीनों को छीन करके किसानों से उनकी ज़मीनों को खेतों को छीन करके कैसे उन्होंने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि जो मालिक थे वो नौकर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिए थे या मजबूर हो गए थे। ये जो इवेंट है ये इवेंट ने लेड किया मीन्स एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जिसकी वजह से हमें हमारे देश की आज़ादी के लिए एक पहल उठानी पड़ी, जिसे हम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 के नाम से जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर एक्चुअल में किसके बारे में है। पहला बताया जा रहा है द मार्टियर्स। मार्टियर्स मीन्स शहीदों। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं लता जी के, लता मंगेशकर, नेहरू जी बैठे हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी जी हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं या फिर जो हमारे मार्टियर्स थे उनकी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और आपने एक बहुत ही सुंदर सा देशभक्ति गाना भी सुना हुआ होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। तो ये उस टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि जब एक मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें लता जी जो हैं वो एक मीटिंग में जाती हैं और संबोधन देती हैं मीन्स एक गाना प्रस्तुत करती हैं जिसमें वो बताती हैं कि कैसे हमें एक्चुअल में अब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एकजुट होने की यहाँ पर ज़रूरत पैदा हो रही है। आगे देखते हैं, जिसमें सबसे पहला जो देखने को मिल रहा है वो है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट बिटवीन 1757 टू 1849। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने 18th सेंचुरी में आते आते अपना जो भी पावर है वो देश में शुरू कर दिया था, कब्जा जमाना या दबदबा करना। Indian princes were short-sighted. The upstart Raja Ba called the English merchants, they will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. Thank God there is a peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. How did Indians react to these conquests? The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. अब यहाँ पे अगर हम इसकी समरी देखने जाएं तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 1757 के भारत के बारे में बताया जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और उसने अपना कब्जा जमा लिया था हमारे देश में। भारत के पास एक्चुअल में इतने ज़्यादा अच्छे लोग नहीं थे जो रूल कर सके थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ
दोस्त से ज़्यादा दुश्मन ही आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर पैदा हुई थी जिसकी वजह से लोग जो थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। राजाओं के बारे में बात करें तो एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए हमेशा तैयार होते थे और वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इसीलिए वो क्या करते थे, एक दूसरे की जो कमियां थी वो ले जा करके किसको बताते थे, ब्रिटिशर्स को। और उनको हराने के लिए उन्होंने किसकी सहायता ली थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसी वजह से ये जो राजा थे धीरे धीरे करके हारना शुरू हो गए थे। भले हम उसमें मुस्लिम रूलर्स के बारे में बात करें या इंडियन हिंदू रूलर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करें। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट रूलर की बात करें जिन्होंने उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो वो थे टिपू सुल्तान, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो था टिपू सुल्तान, ये कभी भी ब्रिटिशर्स के साथ एकजुट होकर नहीं रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा देश जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रहे। इसलिए जब तक वो जिंदा थे उन्होंने हमेशा ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही अपनी लड़ाई लड़ी। और ऐसा होता भी है कि लड़ते लड़ते एक टाइम ऐसा आता है जब वो एक लड़ाई में शहीद हो जाते हैं, यानी मार्टीडोम पाते हैं। अंग्रेज रूलर्स जो थे वो पूरे देश में रूल कर चुके थे और उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कैसा बताया गया है, काफ़ी ज़्यादा क्रूअल दिखाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, कुछ ऐसे भी रूलर्स थे जो चाहते थे कि देश में शांति रहे, लोग एक दूसरों को लूटे नहीं, एक दूसरे से झगड़ा ना करें। इसीलिए वो कई बार क्या करते थे, इसके लिए वो किसको थैंकफुल मानते थे उस टाइम पे, वो मानते थे थैंकफुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। हाँ शाइन, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे थे जो थैंकफुल थे किसके, ब्रिटिशर्स के। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि भगवान की वजह से ये ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे वो कहते थे कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो ये बोलते हैं कि कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे जिन्होंने अच्छा काम करने के बाद भी उनसे उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया है। मतलब राजा जो है वो अपनी जगह पर राजा ना रह करके रंक बन जाता है, नौकर बन जाता है। और वहाँ पर कुछ लोग ये भी बात करते हुए नज़र आ रहे थे कि अब हम विदेशों यानी विदेशियों के, ब्रिटिशर्स के अब क्या बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं। इन शॉर्ट ये जो कहानी है 1757 से लेकर के 1849 के बीच की, इसमें पहला कदम यही हुआ था कि हमारे देश के कुछ रूलर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने के लिए बुलाया, फॉर अ टर्म यूज्ड एज ट्रेड। और धीरे धीरे उन्होंने अपना कब्जा जो है वो हमारे देश में अलग अलग रीजन्स पे जमाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, ब्रिटिश रूल बिटवीन 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to women. The truth was the Indians had lost self-respect. The British scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, Your Honor, but I am honest. Being merchants, the Britishers wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. But you are men and taking all my crop, you are still in areas. If you don't pay next week, I will send you to jail. Still, the British invented other methods which gave them more profits. The goods manufacturer in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's law began to cripple Indian industries. Inevitable famines followed between 1822 to 1836. 15 lakh Indians died of starvation. The British policies ruined the export artisans and their business. अब यहाँ पे हम दूसरा इंसिडेंट देखने जा रहे हैं जो कि ब्रिटिश रूल के बारे में बताया जा रहा है, यानी अंग्रेजों का शासन जो 1765 से 1836 में बताया गया था। अब जो समाज की कंडीशन थी वो कैसी हो गई थी, बिगड़ चुकी थी। तो जो भी रिलीजियस यानी धर्मगुरु थे वो छुआछूत, जो अनटचेबिलिटी का टॉपिक था और जो चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही बच्चों की जो शादी हो जाती थी, उस बातों से लेकर के लोगों को गाइडेंस देने का काम करते थे कि हमारे समाज में ये सब नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि ये हमारे देश के स्वाभिमान यानी हमारा जो घमंड है, हमारा जो गर्व है, उस पर ये कलंक फेरता है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो धर्मगुरु थे वो नहीं चाहते थे कि लोग आपस में छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते रहें, पर एक उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि नहीं, हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं या इस पूरी दुनिया में जितनी भी समस्याएं हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? औरतों की वजह से हो रही है, ऐसा एक आदमी ने कहा। अंग्रेज लोग जो थे वो किसी भी इंडियंस से, खास करके जो धर्म गुरुओं थे, जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, उनसे बिल्कुल भी वो उनको पसंद नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब प्लान किया कि हमें कुछ भी करके जो इंडियंस हैं इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इसको तोड़ना पड़ेगा। ये किसी भी लायक नहीं है ऑनेस्टी के, ये किसी भी लायक नहीं है किसी भी काम के या क्या बोलते हैं विश्वास के। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों के घरों पे जा कर के उनसे डबल ट्रिपल वेजेस में क्या मांगना शुरू कर दिया? टैक्सेस। टैक्सेस वो भी कैसे? हैवी टैक्सेस। और वो भी क्यों? ताकि उनको फटाफट क्या मिले? प्रॉफिट्स। हम जानते हैं कि किसान एक लौता ऐसा अन्नदाता है जो हमारे देश में रह कर के खेती बाड़ी करता है और हमारे घर तक अनाज को पहुंचाने का काम करता है। अगर किसान ही खुद ना रहे तो क्या हम अनाज खा सकेंगे? नहीं। तो कुछ किसानों ने साफ साफ ये देने से मना कर दिया कि आप तो मेरे सारे अनाज लेके जा रहे हो, अगर आप सारे अनाज लेके जाओगे तो हम मर जाएंगे, हम क्या खाएंगे? तब अंग्रेज के जो मेन सोल्जर थे, जो मैन हेड थे, उन्होंने बोला अगर तुमने ये जो भी ऋण है, ये जो भी टैक्सेस है नहीं दिए तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? जेल में। यानी उन्होंने किसानों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो जानते थे कि ये गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है, ऐसे कोई भी आकर के ब्रिटिशर हम पे रूल नहीं कर सकता है, तो उन्होंने ये जो हैवी टैक्सेस का सिस्टम शुरू करवाया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उन्होंने क्या किया? उनके अंगूठे काट दिए ताकि वो किसी भी तरीके का जो उनका विरोध है वो ना कर पाए। आगे यूँ होता है, ज़्यादातर लाभ को यानी प्रॉफिट को कमाने के लिए उन्होंने क्या किया? हैवी टैक्सेस तो लिए ही थे, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोल दिया कि अब हमें कुछ ऐसा मेथड ढूंढना पड़ेगा जो हमें ज़्यादा क्या देगा? प्रॉफिट्स। यानी जो लालच था इन ब्रिटिशर्स के अंदर का, वो अब दुगना तिगुना होना शुरू हो गया था। उन्होंने क्या बोला? जो भी चीज़ें इंग्लैंड से हमारे यहाँ आएंगी या इंडिया से जो भी चीज़ें अब इंग्लैंड जाएंगी, उसके ऊपर किसी भी तरीके की जो ड्यूटी है, जो टैक्स है, वो नहीं लिया जाएगा। इन शॉर्ट, हमारे देश का अनाज, हमारे देश की चीज़ों को भेजने का जो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए वो उन्होंने इंग्लैंड से लेने से मना कर दिया। यानी अन्न जो पैदा करने वाला जो फार्मर है, जो किसान है, उसकी तो स्थिति कैसी हो गई? बदतर हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे ऐसे टेढ़े मेढ़े कानूनों को लागू कर दिया जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें प्रॉफिट की जगह नुकसान पैदा होना शुरू हो गया था। और ऐसी ही एक भूखमरी की सिचुएशन पैदा होती है कब? 1822 से लेकर के 1836 के बीच में, जब 15 लाख इंडियंस जो है वो मर जाते हैं भूखमरी की वजह से। क्यों? क्योंकि उनसे सारे अनाज छीन लिए गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे। इस वजह से 15 लाख हमारे देश के जो किसान हैं या जो लोग हैं वो मर जाते हैं। ब्रिटिश पॉलिसी जो आई थी, इसने हमारे देश के जो कलाकार थे, जो आर्टिशंस थे, उनसे उनका बिजनेस भी छीन लिया और उनकी जो वैल्यू थी वो भी उनसे छीन ली। अब बात करते हैं फोर्थ टॉपिक पे, जो है राजा राम मोहन रॉय। यानी राम मोहन रॉय के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो 1772 से 1833 के बीच में उन्होंने कुछ काम करके दिखाए थे। चलो देखते हैं क्या है ये। Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. He told his wife Uma, cows are of different colors, but the color of their milk is same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is in the same. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific.
He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, "We accept you as rulers, and you must accept us as subjects. But you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects." He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है राजा राम मोहन रॉय के बारे में, जो 1772 से 1833 के बीच में उन्होंने आंदोलन किया था। कैसा? राजा राम मोहन रॉय एक एजुकेटेड इंसान था, बंगाल से बिलोंग करता था, और जिसको पता थी कि हमारे देश में अगर कुछ समस्याएं हुई हैं तो वो किस वजह से हुई हैं। तो उन्होंने आपस में बातचीत की लोगों से। उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो महान है, और हम कहीं ना कहीं इतने कैपेबल हैं, हमारे में इतनी क्षमताएं हैं कि हम आसानी से उसको हमेशा अपने पास रख सकें। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने समाज में कुछ सुधार करना चाहिए। रिफॉर्म का मतलब कुछ चेंजेस लाने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला क्या दिखाया जा रहा है? सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास। जैसे पुराने ज़माने में जब लोगों को बीमारियां होती थी तो वो डॉक्टरों के कंसल्ट करने की बजाय ये जो ढोंगी बाबा होते हैं, ये जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, उनके पास भागते थे। तो उन्होंने बोला कि सुपरस्टिशंस को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। उन्होंने अपनी बीवी उमा से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम गाय को देखने जाएं तो गाय हर रंग की देखने को मिलती है, पर क्या उनका दूध सफ़ेद नहीं होता? सफ़ेद होता है ना। तो सेम तरीके से जितने भी शिक्षक हैं, भले उनकी जो सोच है वो अलग है, लेकिन सोच का जो असर धर्म पे देखने को मिलता है वो कैसा निकलता है? सेम। उनकी जो मेन इच्छा थी वो क्या थी कि साइंस जो है, जो विज्ञान है और जो प्रेजेंट नॉलेज है, वो ही इंसान को सुपरस्टिशन से यानी अंधविश्वास से बाहर निकालेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो जानकारियां हैं, जो भी ज्ञान है, सिर्फ उसको मन में ना रख करके उसको प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहिए और साइंटिफिकली भी फॉलो करना चाहिए। अगर हमें हमारे देश से ये अंधविश्वास की भावना हटानी है तो लोगों में क्या लाना पड़ेगा? उसकी समझ लानी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए। उन्होंने अपने देश को क्रॉस करके यानी देश छोड़ करके वो इंग्लैंड जाते हैं, ये देखने की ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं अचानक से पावरफुल हो गए और उन्होंने अपना देश छोड़ करके हमारे देश में रूल करना शुरू कर दिया। वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। उन्होंने रूलर्स को, जो भी हमारे देश में रूलर्स आए थे, भले वो ब्रिटिशर्स हों या लोकल रूलर्स थे, उनको उन्होंने समझाया कि अगर आप रूलर्स हैं, हमने आपको एक्सेप्ट किया है, नो डाउट, लेकिन हम क्या हैं? सब्जेक्ट्स, यानी हम आपके नागरिक हैं। तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि बीइंग ए रूलर, बीइंग ए राजा, आप हमारा ध्यान रखिए, हमारी देख रेख करिए। उन्होंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के मन से गलत भावनाओं को निकालने के लिए, देश में एकता की भावना को पैदा करने के लिए न्यूज़पेपर की भी शुरुआत की। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए गलत हो सकता है, उन्होंने उस न्यूज़पेपर को छपवाना ही बंद कर दिया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है ऑपरेशन, जिसको 1765 से लेके 1835 के बीच में देखा गया था। But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed a Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. Governor General Bentinck reported back home, "The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India." The British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं दबदबा यानी ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव डालना, प्रेशर में आकर, प्रेशर डाल करके इंडियन से काम करवाना। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियंस को दबाने का जो काम था, गुलाम बनाने का जो काम था, वो शुरू कर दिया था। 1818 में उन्होंने एक कानून लाया, रेगुलेशन 3, जिसके अंदर कोई भी इंडियंस जो हैं वो कभी भी जेल में डाल दिए जाएंगे बिना उनको किसी भी तरीके का मौका दिए हुए। मतलब मान लो अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो उस टाइम के हिसाब से मुझे मेरा साइड रखने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने गलती की नहीं की, वो साबित हुआ नहीं हुआ, वो मुझे उठा करके जेल में डाल सकते हैं। तो कुछ ऐसा कानून कायदा उन्होंने पास किया था।
उस टाइम के जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने इंडिया में रह करके हमारे ही बिजनेस से बड़े बड़े फ़ायदों को लूटना शुरू कर दिया था, यानी वो सिर्फ अपना फ़ायदा उठाना शुरू कर चुके थे। 1829 के बीच में ब्रिटेन ने जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस से अंदाज़न 7 करोड़ रुपए का बेनिफिट कमाया था। कहाँ से? इंडिया से। मतलब इंडिया में बेनिफिट मिलने की जगह लोगों की जो कंडीशन थी वो वर्स्ट हो चुकी थी। उसके अपोजिट 1829 में जो ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने एक्सपोर्ट के बिजनेस से 7 करोड़ रुपए का फ़ायदा हमारे देश से उठाया था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल बेंटिक भी आए थे और उनके इस रवैये से उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर इंडिया में रह कर के बेनिफिट कमाना है तो हमें यहाँ पे जितने भी वीवर्स हैं, यानी कपड़ों को बनाने वाले जो लोग हैं, उनसे उनकी जगह को छीनना पड़ेगा। ब्रिटिश ने अपनी जो खुशहाली थी, जो अपना दबदबा था, वो पूरे देश पर जमा लिया था। और इन द अनदर साइड अगर दूसरी तरफ देखने जाएं तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ की जो कंडीशन थी वो बेकार हो चुकी थी। वो प्रॉस्पर कर रहे थे और भारतीय इंडस्ट्रीज़ जो थी वो ख़त्म हो रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतोष, जो 1835 से लेकर के 1856 यानी 1835 से 1856 के बीच में हुआ। यानी आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इंसिडेंट्स को देखिए। पहले हमारे इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ बुलाया, उनको ट्रेड करने का मौका दिया। फिर क्योंकि रूलर्स की आपस में बनती नहीं थी तो उन्होंने दूसरे रूलर से झगड़ा मोल ले लिया। उन्होंने सारी जो भी उनकी वीकनेस थी वो जा करके ब्रिटिशर्स को बता दी। उन्होंने धीरे धीरे करके सभी जगह पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। यहाँ के फार्मर से डबल ट्रिपल रेट में जो टैक्सेस है वो वसूल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 15 लाख फार्मर्स मारे जाते हैं। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो हालत है वो इतनी बेकार कर दी कि इंडस्ट्रीज़ जो है इंडियन वो ख़त्म हो गई। उससे उसने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कमाया, जिसमें ब्रिटेन का नाम आ रहा है। ब्रिटेन ने 7 करोड़ रुपए का बेनिफिट सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज से पाया था। जब धर्मगुरुओं ने इसके खिलाफ बातचीत शुरू की कि भाई हमें एकजुटता के साथ रहना चाहिए, हमें बाल विवाह नहीं करवाना चाहिए, हमें औरतों पे लांछन नहीं लगाना चाहिए, हमें सभी धर्मों को इक्वल वैल्यू देनी चाहिए, तो उसके खिलाफ भी ब्रिटिशर्स ने कदम उठाए। फिर बात आती है राजा राम मोहन रॉय, जो पढ़े लिखे इंसान माने जाते थे, तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे देश से हमें लोगों को यूनाइट करना है, उनमें एकता लानी है, तो सबसे पहले हमें अंधविश्वास की भावना को हटाना पड़ेगा। लेकिन उनकी भी चली नहीं। उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड जब उन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की तो ब्रिटिशर्स ने उनके न्यूज़पेपर को भी बंद करवा दिया। फिर बात आती है एक कानून की, जिसमें किसी भी भारतीय पर किसी भी तरीके का केस अगर होता है तो बिना उसको उसका पक्ष रखे हुए उसको जेल में डालने का शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते लोग जो थे अब उनको रियलिटी पता होना शुरू हो गई कि कैसे हमारे ही देश में रह कर के हम धीरे धीरे क्या बनते जा रहे थे, गुलाम बनते जा रहे थे। तो इन सभी कंडीशंस की वजह से एक नई सिचुएशन पैदा होती है जिसे हम कहेंगे डिससैटिस्फैक्शन। तो चलो देखते हैं ये क्या है। Education in India was in Persian and Sanskrit in 1835. An Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree. English education produced clerks to whom the British gave pretty job under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. By 1856, the British had conquered the whole of India. They cared little about the needs of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 1835 में लॉय मैकॉले ने भारत में शिक्षा का जो तरीका था, एजुकेशन देने का जो सिस्टम था, उन्होंने बोला कि हम पर्शियन और संस्कृत भाषा में ही यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं।
यानी 1835 तक इंडिया में सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में एजुकेशन देने का काम किया जाता था। लेकिन मैकॉले ने बोला नहीं, हमें यहाँ पे बदलाव लाना चाहिए और हमें इंग्लिश में लोगों को एजुकेशन देने का काम शुरू करना चाहिए। इनका इसके पीछे का मेन मोटिव पता है क्या था? उनका मोटिव सिर्फ ये था कि जितने भी क्लर्क्स जो भी जॉब करने उनके अंदर आएंगे, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो उनके लिए काम करेंगे, तो नेचुरल है उनके गुलाम बन करके रहेंगे और वो आसानी से सभी चीज़ें अपने अंडर कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो इस चीज़ों को नहीं अपनाना चाहते थे। वो ये कहते थे कि नहीं, हमारी जो पीढ़ी है वो इस भाषा में बात नहीं कर सकती, इस भाषा में जो एजुकेशन है वो नहीं ले सकती। उन्होंने क्या बोला कि हमें हमारे भाइयों को मीन्स हमारे देशवासियों को एजुकेशन देने का काम करना चाहिए और उनको ये भी सिखाना चाहिए कि कैसे शिक्षा अगर उनको मिलेगी तो वो अपने आप को हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में डाल पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो कहते थे कि हमें इस बारे में जाकर के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कि हम ये जो आपकी इंग्लिश में एजुकेशन देने का जो सिस्टम है इसके खिलाफ है। अब तक अगर संस्कृत भाषा में एजुकेशन चला था उसको ही करना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रिटिश पार्लियामेंट पे हम इसके बारे में बात करें। आगे बताया जा रहा है 1856 आते आते ब्रिटिशर्स जो थे, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी जगह पर वो रूल करने आ चुके थे और ये कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली बात भी हो गई थी। उस टाइम पे जो भी हमारे राजा थे वो सब क्या बन गए थे? पपेट्स बन गए थे। उनके जो इशारे पे नाचने वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ पर वो बन चुके थे। कौन? जितने भी रूलर्स थे वो। अब धीरे धीरे जो लोग थे उनको रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि हम ही राजा हैं और हमसे हमारी ज़मीनें छीन ली गई हैं, हम ही ओनर हैं और हमसे गुलामी करवाई जा रही है, हमारे भाइयों को उनसे अलग किया जा रहा है, उनको गलतफहमी हमारे खिलाफ पैदा करवाई जा रही है। तो वो ये बोलने लग गए कि हमें अब कुछ करने की ज़रूरत है, अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं हम हमारी देश से ही वंचित रह जाएंगे, हमें यहाँ इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ये जो सारी कंडीशंस थी ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्या पैदा कर रही थी? डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष। अब बात करते हैं 7th पॉइंट के बारे में जिसे कहा जाता है स्पार्क्स यानी चिंगारी होना। लोगों को फील होना शुरू हुआ कि अगर अब हमने कुछ कदम नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं जब हम हमारे देश में मर कर के रह जाएंगे। तो ये जो स्पार्क्स है कब चला? 1855 से लेकर के 57 तक। Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose a rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldiers gets huge pay, mentions to live in servants, while we get a pittance and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is to the topiwala to abolish our age-old custom? We must drive out the Angrez. Sepoy Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. Thousands of the sepoys revolted. They were stripped of their uniforms, humiliations and put in irons. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. O proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What? The white man has deceived us too. Soon chapatis were sent from the village to tell the people that their emperor would want their services. Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers. Yes, all my village men will be ready. Dead to their foreigner. The masses gave all the help and shelter to the patriots. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? स्पार्क्स की। स्पार्क्स मीन्स चिंगारी, भड़काना, यानी लोग समझ गए थे अब करो या मरो की सिचुएशन आ गई है। नए कानून की वजह से कहीं ना कहीं लोग जो थे वो गुस्साए में थे और संथाल में एक नया कानून आ गया था। वो ये था कि जो भी फार्मर्स हैं जिन्होंने अपनी लैंड्स को जो खो चुके हैं, नए रूल के हिसाब से वो उसे पा नहीं सकते। अब उनकी जो इच्छा थी कि हाँ
हमें इस ज़मीन को, जो हमारी ज़मीन है, संथाल नाम की जो जगह है जो बंगाल में आई है, हमें वो वापस पाना है। 1855 में उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और उन्होंने काफ़ी सारे समर्थकों को, यानी जो उन पे विश्वास करते थे, उनको एकत्र किया और उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया। अंग्रेज जो थे वो वहाँ जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे जो रिबेलियंस थे, जो विरोध कर रहे थे, उनको वहाँ पर उन्होंने मार डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी, अब धीरे धीरे उसमें जो सोल्जर्स थे उनकी मात्रा बढ़ने लग गई थी, क्योंकि एट द एंड हम क्या हैं? ह्यूमन है। ह्यूमन बींग्स की नीड होती है खाना पीना, अपने परिवार की देख रेख करना। तो कहीं ना कहीं उनको पता लग गया था कि विद्रोह करने का कोई मतलब नहीं है, हमें नौकरी मिल रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही मिल रही है, ब्रिटिश आर्मी के अंदर ही मिल रही है, तो हम ये नौकरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी वो बढ़ गई थी। ऐसे में एक इंसान का नाम यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है, वो है सिपाही मंगल पांडे, जो अपने रेजिमेंट में, अपने ग्रुप में के जो लोग थे, एग्जीक्यूटेंट का मतलब जो अधिकारी थे, उन्होंने उन पे ही अटैक कर दिया। और क्योंकि उन्होंने उन पे अटैक कर दिया, इस वजह से जो ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने उनको फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि वो अपने ही फौज के खिलाफ गए थे। फौज के खिलाफ इन द सेंस मंगल पांडे जी जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के एक हिस्सा थे, एक मेन पुलिसमैन थे। पर जब उनको पता लगा कि हमारे देश में रह कर के लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, फौजियों को भड़काया जा रहा है, ज़बरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज है उसे बढ़ाया जा रहा है, तो इन्होंने एडजुटेंट पे, यानी अपने अधिकारियों पर उन्होंने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनको फांसी की सज़ा दी गई। अंग्रेज भारतीय के जो रीति रिवाज थे वो उनकी कदर नहीं करते थे। वो क्या करते थे? एक गांव से दूसरे गांव में वो लोगों को भेजा करते थे, चौपातियाँ कहा जाता है जिसमें, और वो उनको क्या बोलते हैं, संदेशा देते थे कि हमें तुम्हारे देश के जो भी रूलर्स हैं, जो भी राजा हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने तरीके से ही इस देश को अच्छे तरीके से रूल कर सकते हैं। इस वजह से जो वहाँ के रूलर्स थे, अब वो गुस्साना शुरू हो गए कि भाई हमारी वजह से तुम हमारे देश में रूल करने आ पाए, ट्रेड करने आ पाए, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें हमारी जैसे रूलर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये संदेशा कहीं ना कहीं लोगों में क्या फैलाना शुरू कर दिया? आक्रोश, गुस्सा फैलाना शुरू कर दिया था। ऐसा ही नहीं, उसके बाद भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या देना शुरू कर दिया था? लोटस फ्लावर, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर माना जाता है, वो भी उन्होंने देना शुरू कर दिया था। और वो एक्चुअल में सिर्फ फ्लावर नहीं था, वो एक मैसेज कन्वे करने के बारे में बात की जा रही थी। मैसेज ये कन्वे किया जा रहा था कि तुम्हें अब अपने देश को समर्थन देना है, ये जो ब्रिटिश आर्मी को तुमने ज्वाइन किया इसको ख़त्म करो और देश को समर्थन करो। तभी होता यूँ है कि एक आदमी जो है वो आकर के एक ब्राह्मण सोल्जर को कहता है, क्या तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे बुलेट में ग्रीस लगी है वह किस चीज़ से बनी हुई है? तुम ब्राह्मण बनाते हो ना अपने आप को, इसके ऊपर गाय और सूअर का जो मांस है वो लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने उंगलियां करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से जितने भी लोग थे अब कहीं ना कहीं गुस्से में आ चुके थे। सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी के हिस्से थे, उन्होंने उस आर्मी को छोड़ करके अब अपने देश को आज़ाद कराने की जो आंदोलन था उसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है रिवोल्ट की। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, अगेंस्ट जाना। Then there was a violent outbreak at Meerut. The sepoys marched to Delhi. Long live our Emperor Bahadur Shah. The rebellion spread wider. Many landlords had lost their lands because of British policies and they were sore. The white man's rule must end. Yes, we will help you. अब यहाँ पे विद्रोह की भावना दिखाई जा रही है। क्या होता है? पूरे मेरठ नाम का जो शहर है वहाँ पर विद्रोह की भावना देखने को मिलती है और कुछ सिपाही जो थे वो दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली में किसके पास पहुँचते हैं? बहादुर शाह, जो वहाँ के शहंशाह थे, और वो उनको कहते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारे देश के बहुत से ज़मींदार जो हैं वो अपनी ज़मीन को खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ आई थी, जो कानून आया था, उसमें वो अपनी ज़मीनों से हाथ धो बैठे हैं और उनको गुलाम बनाया जा रहा है।
वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अब कुछ भी हमें करना पड़ेगा और हमें ये जो वाइट मैन का रूल है इसे ख़त्म करना पड़ेगा। आगे बात होती है कि हाँ, ये जितने भी ब्रिटिशर्स हैं हमें इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा, अगर ये नहीं गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो धीरे धीरे ये जो विद्रोह की भावना थी मेरठ से शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे देश में फैलना शुरू हो जाती है। आपस में जो लोग थे वो यूनाइटेडली इस विरोध के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात आती है द फाइट फॉर फ्रीडम, यानी आज़ादी की लड़ाई, जो 1857 में शुरू हुई। Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. बहुत से शासकों में, जिसमें से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है लखनऊ की हजरत महल, वो भी अनसेटिस्फाइड थी। उन्होंने क्या बोला कि अंग्रेजों ने हमारा जो राज्य है वो हड़प लिया है। Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, "Rise brother rise, the अंग्रेज is running our land." उन्होंने क्या बोला? फैज़ाबाद के एक मौलवी थे अहमदुल्ला, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस लीडर माने जाते थे, उन्होंने भी बोला कि भैया अब खड़े हो जाओ। दोस्तों, भाइयों, ये जो अंग्रेज़ लोग हैं ये हमारे देश को, हमारे ज़मीन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोप, वी शुड हैव Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence. 80-year-old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. Mother Ganga, this is my last offering to you. अब होता यूं है, कहानी जो है वो लखनऊ से शुरू होती है लड़ाई की और पहुंचती है अहमदुल्ला फैज़ाबाद के पास, जहाँ पे वो लोगों को तैयार करते हैं कि अब हमें इस लड़ाई को बढ़ चढ़ के एकजुट हो कर के ख़त्म करना है। अहमदुल्ला ने तात्या टोप को बोला कि हमें पेशवा नाना साहब जी को हमारा लीडर बनाना चाहिए ताकि वो आज़ादी दिलाने में हमारी मदद कर सकें। पूरे उत्तर भारत के जो लोग थे वो अब इंग्लैंड के अंग्रेज़ों के खिलाफ तैयार हो गए थे। बिहार में ऐसे ही एक 80 साल के कुंवर सिंह जो हैं, जिनके हाथ में क्या लग जाती है, गोली लग जाती है। तो जब वो जा रहे होते हैं तो गंगा मैया को वो आखिरी ऑफरिंग दे रहे होते हैं, चढ़ावा दे रहे होते हैं कि ये मेरी आखिरी चढ़ावा है गंगा मैया, अब मैं जब लौटूंगा तो आप आज़ाद होंगी। The patriots pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. अब जितने भी ये जो राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त लोग थे, वो सब एकजुट हो करके नॉर्थ इंडिया में विद्रोह शुरू कर देते हैं और तैयार हो जाते हैं लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, यानी ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए। तो ये जो चैप्टर था ये था फ्रीडम का, कि कैसे यहाँ पर छोटे छोटे लैंडलॉर्ड से लेकर के, रूलर से लेकर के बड़े बड़े रूलर्स ने अपना योगदान दिया हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। एक एक व्यक्ति का यहाँ पे जो रोल बताया जा रहा है वो कितना अहम दिखाया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो ईजीली समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।